नमस्कार और स्वागत है। आज हम Google I/O 25 डेवलपर कीनोट ट्रांसक्रिप्ट के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। हमारा मकसद है कि डेवलपर्स के लिए जो सबसे ज़रूरी और दिलचस्प घोषणाएं हुई, खासकर AI वाली, उन्हें समझा जाए। बिल्कुल, और ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे AI डेवलपमेंट के लगभग हर फेज में घुस रहा है। कोडिंग हो, डिजाइन हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो। तो चलिए इन सोर्सेज से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। कीनोट में जेमिनी 2.5 प्रो और फ्लैश, इनके अपडेट्स पर काफी फोकस था, और ये भी कि कैसे रिसर्च लैब से निकलकर असल प्रोडक्ट्स में आ रही हैं। जैसे वो कोडिंग एजेंट जूल्स है ना, हाँ, उसमें 2.5 प्रो का इस्तेमाल। सही। और एक नया मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट दिखाया गया, स्टिच। ये तो कमाल का लगा। आप बस एक प्रॉम्प्ट दो, जैसे कैलिफोर्निया खोजने के लिए एक ऐप बनाओ, और वो कुछ ही मिनटों में डिजाइन और फिर कोड बनाकर दे देता है। फिग्मा में एडिट भी हो सकता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो डिजाइन और कोड के बीच की खाई है ना, उसको पाटता है। प्रोटोटाइपिंग बहुत बहुत तेज हो सकती है इससे। अच्छा, मतलब डिजाइनर और डेवलपर और करीब आ सकते हैं। इसमें जेमिनी 2.5 फ्लैश और प्रो दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। AI स्टूडियो में भी बड़े अपडेट्स बताए गए। नया जेमिनी 2.5 फ्लैश नेटिव ऑडियो मॉडल, इससे AI वॉइस एजेंट बनाना आसान हो गया है ना। और इसमें वो URL कॉन्टेक्स्ट वाला टूल भी है। वो क्या करता है? हाँ, URL कॉन्टेक्स्ट टूल बेसिकली वेब पेज से जानकारी खींच सकता है, तो मॉडल को लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। और AI स्टूडियो का जो नेटिव कोड एडिटर है, वो अब जेमिनी 2.5 प्रो यूज करता है। वो ऐप की स्पेसिफिकेशंस बना सकता है, कोड लिख सकता है, यहाँ तक कि गलतियां भी ठीक कर सकता है। और हाँ, MCP मतलब मशीन क्रेडेंशियल प्रोटोकॉल, उसका नेटिव सपोर्ट भी है अब। इससे एजेंटिक एप्स बनाना आसान हो गया है। मतलब AI एजेंट्स सेफली यूजर के बिहाफ पर काम कर पाएंगे। और पेज बेली का वो कीनोट कंपेनियन वाला डेमो केसी, वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। लाइव कीनोट सुनना, रिएक्ट करना, UI अपडेट करना, ये जेमिनी लाइव API की ताकत दिखाता है। फंक्शन कॉलिंग, एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन, ये सब। सही कहा। और ये AI क्षमताएं सिर्फ डेवलपमेंट टूल्स तक ही नहीं है, बल्कि एंड्रॉयड में भी काफी गहरे बदलाव ला रही हैं। जैसे वो एंड्रॉयडिफाई ऐप का डेमो था, सेल्फी से एक एंड्रॉयड बॉट बना दिया। और ये सब क्लाउड में जेमिनी मल्टी मॉडल और इमेजिन 3 से। और पता है क्या, सिर्फ 5 लाइन के कोड से। सिर्फ 5 लाइन, गजब। और डिवाइस पर AI के लिए जेमिनी नैनो वाले जेनिया APIs, और एंड्रॉयड 16 में लाइव अपडेट्स, और मटीरियल 3 एक्सप्रेसिव डिजाइन सिस्टम। ये मटीरियल 3 एक्सप्रेसिव क्या चीज है? इससे एप्स ज्यादा आकर्षक कैसे बनेंगे? मटीरियल 3 एक्सप्रेसिव वो UI में ज्यादा वाइब्रेंट रंग और कस्टमाइजेशन लाता है। डेवलपर्स ज्यादा पर्सनलाइज्ड, ज्यादा आकर्षक इंटरफेस बना सकते हैं। साथ ही परफॉर्मेंस पर भी जोर है, R8, बेसलाइन प्रोफाइल वगैरह, और अडेप्टिव लेआउट्स, ताकि ऐप फोल्डेबल, टैबलेट, कार, यहाँ तक कि XR डिवाइस पर भी सही दिखे और चलें। और हाँ, एंड्रॉयड स्टूडियो में जेमिनी वो अब एंड टू एंड टेस्टिंग लिखने या डिपेंडेंसी अपडेट करने जैसे थकाऊ काम में मदद कर रहा है। तो सिर्फ नेटिव एप्स नहीं, वेब की दुनिया में भी काफी हलचल है। क्रोम 135 में नए CSS प्रिमिटिव्स, इनसे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, ये बहुत काम के हैं। ये CSS प्रिमिटिव्स एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ब्राउजर सीधे जटिल लेआउट्स जैसे कैरोसेल हैंडल कर सकता है, और वो भी सिर्फ CSS से। जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं। जैसा बताया गया, पिंटरेस्ट ने इसे इस्तेमाल करके अपना 90% कोड कम कर दिया। सोचिए, 90%। वाकई ये तो बहुत बड़ा ऑप्टिमाइजेशन है। और वो एक एक्सपेरिमेंटल इंटरेस्ट इन्वोकर API भी था, एंकर पोजिशनिंग और पॉपओवर के साथ। बिना जावास्क्रिप्ट के टूल टिप या प्रीव्यू कार्ड बनाने में मदद, और बेसलाइन का इंटीग्रेशन भी। हाँ, बेसलाइन अब VS कोड जैसे टूल्स में इंटीग्रेट हो गया, तो क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी चेक करना आसान। और क्रोम डेव टूल्स में AI, ये बड़ी बात है। आप सीधे पूछ सकते हो, मेरा CSS क्यों नहीं चल रहा, या परफॉर्मेंस कैसे सुधारूं, और जेमिनी जवाब देगा। यहाँ तक कि कोड फिक्स भी सजेस्ट कर सकता है। मतलब डिबगिंग काफी तेज हो जाएगी। निश्चित रूप से। लेकिन हाँ, डेवलपर्स को आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। समझना और वेरीफाई करना जरूरी होगा। और वेब के लिए शायद सबसे बड़ी खबर, जेमिनी नैनो अब क्रोम में बिल्ट इन है, ऑन डिवाइस AI APIs के जरिए। ये प्राइवेसी के लिए जबरदस्त है। डेटा डिवाइस पर ही रहता है, और इसमें मल्टी मॉडल क्षमताएं, मतलब ऑडियो, इमेज इनपुट, वो भी आ रहे हैं।
फायरबेस स्टूडियो में भी अहम अपडेट्स लगे मुझे। फिग्मा डिजाइन को सीधे फंक्शनल ऐप कोड में बदल देना, ये तो गेम चेंजर जैसा लगता है। बिल्कुल। जेमिनाई की मदद से ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों बनाने में मदद करता है। और तो और ऐप ब्लूप्रिंट के आधार पर बैक एंड खुद ही प्रोविजन कर सकता है। मतलब जरूरी डेटाबेस, सर्वर फंक्शन सब ऑटोमेटिकली सेटअप। और हाँ, जेमा गूगल का ओपन मॉडल परिवार, उसमें भी नए सदस्य हैं। जेमा 3N जो सिर्फ 2 GB रैम पर चल सकता है और ऑडियो समझ सकता है। हेल्थ केयर के लिए मेड जेमा है और साइन लैंग्वेज के लिए साइन जेमा। और वो डॉल्फिन जमा वाला पार्ट, डॉल्फिन की भाषा समझने के लिए AI मॉडल, ये थोड़ा मतलब चौंकाने वाला था। हाँ, है ना? ये दिखाता है कि AI के कैसे कैसे अनअपेक्षित इस्तेमाल हो सकते हैं। रिसर्चर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं डॉल्फिन कम्युनिकेशन पैटर्न को बेहतर समझने के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो गूगल I/O25 ने ये दिखाया कि AI किस तरह से डेवलपर्स के टूल्स को बदल रहा है, एप्स को ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा अडेप्टिव बना रहा है और ओपन मॉडल्स के जरिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोल रहा है। सही कहा। AI अब सिर्फ कोई एड ऑन फीचर नहीं रहा, ये धीरे धीरे डेवलपमेंट प्रोसेस का एक अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। और ये डॉल्फिन गेमा वाली बात सोचने पर मजबूर करती है कि जब AI सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं बल्कि दूसरी प्रजातियों की भाषा या कम्युनिकेशन को भी समझने लगे, तो भविष्य में समझ और संवाद के कैसे नए आयाम खुल सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं। खैर, अगली बार तक इस पर सोचते रहिएगा।